Dear students, Assalamu alaikum. It's chapter 2, Vectors and Equilibrium, and it is the last topic of chapter 2, that is equilibrium. What in equilibrium? Equi means same, meaning that if all type of forces acting on a body are zero and the body is either at rest or moves with a uniform velocity, that may be linear, that may be angular velocity, is said to be in a state of complete equilibrium. So what in equilibrium is? When the sum of magnitude of all the forces, when the sum of algebraic sum of all linear forces and rotational forces acting on a body is zero, then the body is said to be in a state of equilibrium. किसी बॉडी पे अमल करने वाली तमाम कुव्वतों का हासिल कुव्वत अगर ज़ीरो हो और बॉडी या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसको हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं. किसी बॉडी पे अमल करने वाली तमाम लीनियर फोर्सेस और एंगुलर फोर्सेस का सम अगर बराबर हैं तो ये बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन करेगी. तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. देखो, एक होता है, ये देखो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज सम ऑफ ऑल लीनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो. दूसरा है सिग्मा टा इज इक्वल टू ज़ीरो. सम ऑफ ऑल रोटेशनल फोर्सेस आर टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो. So then the body will be in a state of complete equilibrium. So for complete equilibrium, you need two conditions. Sum of all linear forces acting on a body must be zero. Sum of all rotational forces or torques acting on a body must be zero. So then the body will be in a state of complete equilibrium. Equilibrium का पहला हमने तो अब दूसरा definition देखो. A body is said to be in a state of rest or moving with a constant linear angular velocity, then it is in equilibrium. तो फिर ये क्या होगी? अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी से जा रही हैं तो उस केस में इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. सिंपली अ नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम. यानी अगर किसी बॉडी में ना तो लीनियर एक्सेलरेशन हो ना एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है. अनएक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं जिनमें नेट बैलेंस, नेट फोर्स जो होता है उसमें ज़ीरो होता है, तो बॉडी क्या होती है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में. सिग्मा ए क्या हो? ज़ीरो हो, और सिग्मा अल्फ़ा क्या हो? ज़ीरो हो. सिग्मा ए ज़ीरो यानी लीनियर एक्सेलरेशन का सम ज़ीरो हो. सिग्मा अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का सम जो है वो ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम. तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए ये शर्त हो गया कि बॉडी में किसी किस्म की एक्सेलरेशन ना हो, किसी किस्म की जोल्ट ना हो, किसी किस्म के धक्के ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब देखो, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, विच आर दो कंडीशंस है. एक को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में लीनियर इक्विलिब्रियम कहते हैं, तीसरे अल्फाज में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं. यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं. तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है
कि इफ़ द सम algebraic sum of all the translational forces or linear forces acting on a body is 0, then the body is in a state of first condition of equilibrium or translatory equilibrium or linear equilibrium. किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम क़ुव्वतों का हासिल क़ुव्वत क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. दूसरी बात, when the body is either at rest or moves with a uniform linear velocity, बॉडी या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म लीनियर, चूंकि हम लीनियर कंडीशंस के साथ वो कर रहे हैं तो हम एक कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं. तमाम लीनियर फोर्सेस कब ज़ीरो होंगी, अगर बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से जा रही हो, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है. तो वी अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी ज़ीरो होगा और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी. सो a body having zero linear acceleration is in a state of first condition of equilibrium. वो बॉडी जिसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो हो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी. सिग्मा एफ ज़ीरो हो या सिग्मा एफ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस तमाम फोर्सेस ज़ीरो हो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस वो भी ज़ीरो हो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग जेड एक्सिस वो भी ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. फर्स्ट कंडीशन में एक होता है स्टैटिक लीनियर इक्विलिब्रियम होता है. अगर किसी बॉडी पे अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम, लीनियर फोर्सेस का सम ज़ीरो हो और बॉडी रेस्ट में हो, हेल्थी ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक लीनियर इक्विलिब्रियम. एक है डायनामिक लीनियर. स्टैटिक लीनियर इक्विलिब्रियम का ये देखो, ये पर्स मेरे हाथ में है, ये रेस्ट में है, इस पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं. एक नॉर्मल फोर्स है जो कि अपवर्ड है और एक जो है आपके पास डाउनवर्ड फोर्स जो कि वेट ऑफ द पर्स है. सो n माइनस डब्ल्यू, n इज़ अपवर्ड और w डाउनवर्ड. वेक्टर में आपने पढ़ा है अगर एक फोर्स एक डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव और दूसरा जो है उसका उल्टा है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा. चूँकि ये पर्स हिल नहीं रही है तो इस पे नेट फोर्स क्या है, वो ज़ीरो के बराबर हैं, तो इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. सो if the sum of all forces acting on the body is zero, linear forces acting on a body is zero, and the body is at rest, then it is in a state of static equilibrium, static linear equilibrium. दूसरा जो है dynamic linear equilibrium. dynamic कहते हैं मोशन में. if the sum of all linear forces acting on the body, if the sum of all linear forces acting on the body is zero and the body is moving with a constant velocity, then in this case it is in a state of dynamic equilibrium, meaning that no force is acting on the body. For example, if you are traveling in a level road, in a car, there are how many forces are acting on you? That is upward force, downward force, weight, air resistance, engine force in the forward direction. If all are equal and they are terminating the effect of each other and the car is moving with a uniform velocity, then it is in a state of dynamic equilibrium. If you are drinking water, nothing will happen to you. If suddenly brakes are applied, maybe your teeth are inside the glass. So that is what we call dynamic equilibrium. अगर कोई बॉडी इसी तरह अगर पैराट्रूपर हैं, टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेता है तो वो भी इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. टर्मिनल स्पीड का क्या मतलब हो गया, टर्मिनल स्पीड का ये मतलब हो गया कि पैराट्रूपर स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो उस पर जो फोर्स है एयर ड्रैग है वो अपवर्ड है और वेट ऑफ द पर्सन डाउनवर्ड है. तो जब वेट ऑफ द पर्सन और एयर ड्रैग बराबर हो जाता है तो नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो जाता है और इनर्शिया की वजह से ये बॉडी क्या करती हैं, नीचे आती हैं, लेकिन अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आती हैं. पहले जब ये वेरिएबल होती है वेलोसिटी तो फिर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता. डायनामिक इक्विलिब्रियम तब आता है जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. देखो इसकी एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन की. अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज़ ओबेइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बुक, i.e. द नॉर्मल फोर्स जो अभी मैंने पर्स पे बता दिए, एंड द आर सपोर्ट ऑफ द टेबल इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो सिग्मा एफ क्या आ जाएगा, n माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो. जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो है नेट फोर्स उस पर ज़ीरो है एंड इट इज़ इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है.
दूसरा एग्जाम्पल जो है अ रेन ड्रॉपलेट आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल स्पीड। ये देखो अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ में हिकमत डाली हुई है। अगर ये रेन ड्रॉपलेट जो है टर्मिनल स्पीड अटेन न करती तो बुलेट की स्पीड से भी ज़्यादा हमारे पास आती, तो फिर लाइफ का पॉसिबल होना नामुमकिन, यानी लाइफ जो थी वो नामुमकिन होती। बिकॉज बुलेट का स्पीड आपने देखा है उससे ज़्यादा जब रेन ड्रॉपलेट आता है, यू वुड हैव नॉट वंडर आउटसाइड, आपके कमरों के छतों वगैरह पे जब इस तरह पड़ती हैं तो आखिरकार ये क्या हो जाएगी, ये छतें वगैरह जो है वो पट जाएगी। तो रेन ड्रॉपलेट जो है इब्तिदा में वेरिएबल वेलोसिटी से आता है, तो एयर ड्रैग और वेट ऑफ द ड्रॉपलेट जब बराबर हो जाता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता है और हम उसको क्या करते हैं, फिर एंजॉय करते हैं रेन को, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये देखो कि रेन ड्रॉपलेट जब भी आते हैं यू आर एंजॉइंग इट एंड इट इज़ नॉट लीथल एंड हार्मफुल टू यू पीपल बिकॉज गॉड हैज़ ऑर्डर्ड देम नॉट टू डैमेज माई क्रिएशन। आप मेरे मखलूक को नुकसान ना पहुंचाओ, अगरचे मखलूक बड़ा बिदक चुका है, अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह आप जैसे फूल जब आएंगे तो उसको दोबारा बहाल करेंगे। सो बात ये हो रही थी कि a rain droplet after attaining terminal speed obeys first condition of equilibrium. There are two forces acting on the droplet, the upward force which is drag force जो कि हम बाद में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में, which is FD 6 pi eta RV, and the weight of the droplet W is equal to mg directed downward, यानी ड्रैग फोर्स एयर ड्रैग अपवर्ड है और वेट क्या है वो डाउनवर्ड है। when the drag force upward, weight is downward, so the two will when the two terminates each other, meaning that when they are balanced, then due to inertia the rain droplet falls with the uniform velocity। फिर इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक लीनियर इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो आफ्टर अटेनिंग अ टर्मिनल स्पीड द टू फोर्सेस न्यूट्रलाइजेज ईच अदर एंड द ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड अलर्ट अदर्स, और भी एग्जांपल्स उसके हैं। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम और एंगुलर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसका ये व्हेन द अलजेब्रिक सम बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन उसमें रोटेशनल फोर्सेस टार्क्स आ जाते हैं। व्हेन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रोटेशनल फोर्सेस आर टार्क्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज ज़ीरो। व्हेन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रोटेशनल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज ज़ीरो, तो ये क्या कहलाता है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। या व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट आर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर कंडीशन वो जो ट्रांसलेशनल वो था इक्विलिब्रियम था, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। तो बॉडी जब रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही हो, रोटेट कर रही हो, तो फिर क्या होगा, देखो जब आपका फैन जो है क्या करता है, हाई स्पीड अटेन कर लेता है, जिसके बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इजाफा नहीं होता, तो फिर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इब्तिदा में नहीं होगा जब उसकी स्पीड तेज़ होती जाती है, लेकिन जो ही ये टर्मिनल स्पीड या हाईएस्ट स्पीड अटेन कर लेता है तो फिर जो है वो क्या करेगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करेगा। सो अ बॉडी हैविंग ज़ीरो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी या तो ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी, तो उसको ज़ीरो एंगुलर, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करती हैं। देखो इफ़ द क्लॉकवाइज टार्क, या ये भी है कि इफ़ द क्लॉकवाइज टार्क या सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, तो फिर द बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है। यानी अगर कोई चीज़ है यू कर रही है ना, यू तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये अपनी जगह पे यू खड़ी हो जाएगी, और इसी तरह जो है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करेगी। इसमें मैथमेटिकल ये होगा कि सिग्मा टार्क ज़ीरो होगा, या सम ऑफ टार्क अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ टार्क अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ टार्क अलॉन्ग जेड एक्सिस वो ज़ीरो हो, या सिग्मा टार्क क्लॉकवाइज होगा और सिग्मा टार्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमने पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क बाय कन्वेंशन इज़ पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टार्क बाय कन्वेंशन इज़
नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज टार्क बाय कन्वेंशन क्या है, वो पॉजिटिव है, ये देख रहे हो। ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये देखो आर ये हो जाएगा, आर आपका ये हो जाएगा, आर आपका ये आर, और ये अगर फोर्स लगाया वेट लटकाया हो तो आर मल्टीप्लाइड बाई दिस, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये दूसरा ये पिवट पॉइंट है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके लिए हो जाएगा ये, और डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई दिस। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये पेन बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टली रहेगा, तो इसका मतलब ये कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे कर रहा है। ये ठीक आपने ये सारा जो है ये हर एक एग्जांपल मैंने, अब देखो मैंने एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिक फैन इज स्विच्ड ऑन, its rotational speed increases and hence torque acting on it is not zero, but when it reaches a terminal angular speed or maximum speed the torque becomes a zero। तो torque क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, is angular acceleration is zero। और torque की डिफिनीशन हमने की, टा इज इक्वल टू आई, अल्फा आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ठीक है ना, रोटेशनल मास है, और टा इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है अभी, तो 0 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। अ मीटर रॉड बैलेंस एट द सेंटर of gravity has no turning effect is its weight is concentrated at its center and the moment arm is 0 so sigma ta is equal to 0। a rod balanced by weights at a point किसी point पे हो is in a state of second condition of equilibrium जो अभी मैंने की, या sum of clockwise torque is equal to sum of anti clockwise torque है। सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क अगर ये सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो तो ये क्या होगा, ज़ीरो। देखो रॉड पर एक वेट है, एक तरफ दो वेट्स हैं, दूसरी तरफ जो कि क्या है, ये देखो ये आपके पास रॉड है, ये रॉड है, एक वेट इधर है तो उसके लिए ये आर ये क्या हो जाएगा, ये फ़र्ज़ करें R1 है, ये क्या है R1 है, और ये दूसरा वेट है ये R2 है, और ये क्लॉकवाइज पैदा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रहे हैं। एक वेट इधर है W1, दूसरा वेट क्या है इधर है W2, तो R1 ये हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज है। और एक है W इधर लटकाया हुआ है, W इधर, और ये रॉड अपनी ही जगह पे क्या है, हॉरिजॉन्टली हैंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द रॉड इज़ हैंगिंग हॉरिजॉन्टली। ये देखो मैंने क्या कहा कि एक वेट इधर है W1, एक वेट इधर है, सॉरी एक इधर W1 है, इधर W2 है, तो ये R1 हो गया इसकी पोजीशन, और इसकी पोजीशन R2 होगी, और ये W है, तो ये बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास W क्रॉस R क्या हो जाएगा, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क हो जाएगा, और W1 क्रॉस R1 ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज टार्क, और W2 R2 ये दोनों एक साइड पे, तो ये भी क्लॉकवाइज टार्क। तो इन दोनों के ये देखो चूँकि ये बैलेंस है तो ये क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग आर ज़ीरो। अब हम आते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इक्विलिब्रियम। इस तरह जो टर्निंग इफेक्ट है वो डायनामिक भी हो सकती है और वो स्टैटिक भी हो सकती है। स्टैटिक तब होगी जब ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ज़ीरो हो, जिस तरह पंखा अपनी हालत में खड़ा है तो वो क्या होगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये याद रखना, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब पंखा यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा होता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ये बात याद रखना कि अगर एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो। वन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांट गारंटी द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जनरली तो दोनों ओबे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे होते तो कैसे। कपल फोर्स क्या पैदा करते हैं, रोटेशन पैदा करते हैं, इससे हमने पहले पढ़ा। कपल फोर्स इज प्रोड्यूसिंग रोटेशन, नॉट लीनियर मोशन। तो सम ऑफ लीनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार इज ज़ीरो, क्योंकि एक अपवर्ड है, यू करते हैं ना, कार को यू चलाते हैं तो यू करते हैं, तो एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, अगर दोनों बराबर हैं तो सिग्मा एफ क्या होगा, ज़ीरो होगा, और स्टीयरिंग ना ऊपर आते हैं ना नीचे जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ओबे कर रहे हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि टार्क आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कपल आर्म, तो किसी एक फोर्स का और ये कपल आर्म विच इज़ नॉट ज़ीरो। तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन ओबे हो रहा है, सेकंड ओबे नहीं हो रहा। सेकंड ओबे आसान बात है, पंखा आपने स्टार्ट कर दिया तो पंखा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता है, तो पंखे पे जो लीनियर फोर्सेस हैं सम ऑफ अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर है, क्योंकि पंखा ना तो छत के ऊपर जाता है और ना नीचे आता है,
तो सिग्मा एफ 0 हो गया। अब टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर पंख का टर्मिनल स्पीड अटेन करे तो दोनों कंडीशन को ओबे कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इसका। नाउ कम टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो बस ये बात क्लियर हो गई, आपके जहन में बैठ गई कि ज़रूरी नहीं है कि एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे हो तो दूसरा ज़रूरी ओबे हो। दैट इज़ नॉट एसेंशियल, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ये एसेंशियल नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। सम पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इक्विलिब्रियम जो कि आपके एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। देखो, the minimum number of forces that can keep the body in equilibrium are 2 if they are anti-parallel and collinear। किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको मैंने कहा था कंकरेंट फोर्सेस चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम आर 2। कैसे? ये देखो, ये मैं पेन इस पर मैं 20 न्यूटन एक तरफ 20 न्यूटन दूसरी तरफ लगा रहा हूँ, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर 0, यानी कोलिनियर है। इसका पॉइंट ऑफ एक्शन एक है, एक को मैं यूँ कहता हूँ, दूसरे को मैं यूँ कहता हूँ, लेकिन इधर उधर हिल नहीं रहा है। तो आप देखिए मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस फॉर इक्विलिब्रियम चाहिए, वो आपके पास 2 है। फिर क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस दैट कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम आर 3। कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम आर 3। ये देखो, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें मैं ये 3 फोर्सेस हैं और ये किसी बॉडी पे अमल पैरा हैं। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ बॉडी। ये 3 फोर्सेस हैं किसी बॉडी पे अमल कर रहे हैं। ये देखो, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स आपके पास ये है, तीसरा ये है। अगर इन दोनों का सम इसको इसके बराबर हो या इन दोनों का सम इसके बराबर हो तो फिर ये बॉडी क्या होगी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो बॉडी क्या करेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है? 3 है। जिस तरह कोई बंदा एक मुझे इधर से खींच रहा है, इधर एक कंधे से और दूसरा इस कंधे से और एक पीछे से खींच रहा है। जब दोनों फोर्सेस, ये कंधे वाले फोर्सेस आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी इन दोनों से क्या आएगा? सम ऑफ फोर्सेस हेड टू टेल रूल आपने देखा होगा। इसको मैं उठाता हूँ और उसका टेल इस पर रख देता हूँ और इसका टेल मैंने इस पर रख दिया, ये देख रहे हो। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। ये रिजल्टेंट और ये नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाए तो तब जो है ये बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है। सो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस दैट कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम आर 3। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि 3 इक्वल फोर्सेस कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ द एंगल बिटवीन ईच टू इज़ 120 डिग्री। आपने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर लो, 3 फोर्सेस हैं, सेम है 120, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एफ का 0। अगर एक को हम लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें, दूसरा क्या होगा? एफ कास 120 होगा, तीसरा क्या होगा? एफ कास 240 होगा। एक को हमने रेफरेंस ले लिया तो रेफरेंस वाला 0 बना रहा है अपने साथ एंगल, और दूसरा फोर्स उसके साथ 120 बना रहा है, तीसरा वाला उसके साथ 240 बनाएगा, क्योंकि हर एक के दरमियान 120। तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ कास 0 प्लस एफ एक्स कास 120 प्लस एफ कास 120 प्लस एफ कास 240। तो आप सम कर लो तो उससे 0 डेफिनेटली आएगा। इसी तरह सिग्मा एफ वाई कर लो, एफ साइन 0 प्लस एफ साइन 120 प्लस एफ साइन 240 अगर करोगे तो 0 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, वो भी 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 3 बराबर फोर्सेस अगर हो और उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो बॉडी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। फिर हमें अभी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया पहले हिस्से, लेक्चर के पहले हिस्से में, कि सेटिस्फेक्शन ऑफ वन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांट गारंटी द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कांट गारंटी अ कंप्लीट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर एक कंडीशन ओबे हो रहा हो तो दूसरा ज़रूरी नहीं कि ओबे हो। ये मैंने अभी आपको क्लियर भी कर दिया। इन केस ऑफ कपल फोर्सेज सिग्मा एफ इज़ 0 बट सिग्मा टा जो है वो 0 नहीं है। मैंने अभी बता दिया, स्टीयरिंग वगैरह मिसाल दी थी मैंने। स्टीयरिंग रोटेट कर रहा है मगर ना ऊपर आता है ना नीचे जाता है, तो लीनियर फोर्सेस 0 हैं, लेकिन कपल टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो द बॉडी इज़ नॉट इन अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हेलीकॉप्टर है, अ हेलीकॉप्टर coming straight down with a force, but the blades rotating at a constant speed obey the second condition but not obey the first condition of equilibrium. So वो partial equilibrium है। अगर हेलीकॉप्टर जो है क्या करता है? a helicopter coming straight down
with a force आ रहा है, मैंने क्लियर कर दिया, any linear force, but its blades rotating at a constant speed obey second condition of equilibrium but not obey first condition of equilibrium. इसी तरह पैराट्रूपर अगर रोटेट कर रहे हैं विद अ वेरिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और वो नीचे आ रहे हैं टर्मिनल स्पीड अटेन करने से पहले, तो वो लीनियर कंडीशन को ओबे नहीं करेगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को क्या करेगा, ओबे करेगा. सो दैट वाज व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम. तो बस सिंपल बात ये हो गई कि इक्विलिब्रियम कब होता है. नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड क्या होता है, जब आप झटके खा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड, मीनिंग दैट वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है. अब गाड़ी में जा रहे हैं, यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन जा रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और मतलब कि एक दूसरे दोस्तों के साथ भी मिल रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होता. लेकिन अगर अचानक कोई सामने माशाल्लाह यहाँ पर तो कोई एथिक्स का वो नहीं है, गधा आ जाए, घोड़ा आ जाए और इवन इंसानों की गाड़ी जो देखते हैं कि ट्रेन आ रही है और वो गाड़ी जो है पटरी पे तेज़ी से, कि हम तेज़ी से निकल जाएं और एक्सीडेंट हो जाती हैं और ट्रेन अचानक जो है वो क्या हो जाता है, जोल्ट का आ जाता है और सारे लोग उसमें गिर जाते हैं, तो इसको एक्सेलरेटेड कहते हैं. सो जब ये ऐसी कंडीशन हो तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम में नहीं है. सो व्हेनेवर अ बॉडी इज़ मूविंग विद, जहाज़ है जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है. बिल्कुल कुछ एयर होस्टेस मैन जो होते हैं उसमें पैर रहे होते हैं और आपको सर्व कर रहे होते हैं. लेकिन अगर जहाज़ अचानक नीचे आता है तो आप घबरा जाते हैं कि मैं गिर गया. जो है अचानक उससे फोर्स से ऊपर जाता है तो बंदा घबरा जाता है. तो जब तक घबराहट वगैरह नहीं होती, यूनिफॉर्म उससे जा रहा होता है, तो ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बदकिस्मती ये है कि हमारी हर एक चीज़ में पता नहीं कि क्या कब टिंक होंगे. कभी जहाज़ों के पायलट जाली निकलते हैं, कभी क्या निकलता है. दैट्स वेरी स्ट्रेंज. बट हो अल्लाह करे कि हम अच्छे ट्रैक पे जाएं और इंशाल्लाह यू आर द न्यू पीपल, यू आर द यंग जनरेशन एंड यू कैन डू बेटर एंड बेटर फॉर अपग्रेडिंग द पोजीशन ऑफ द कंट्री. मुल्क के लिए काम करो. इंशाल्लाह जब मुल्क के लिए काम करोगे तो आने वाली नस्ल के लिए आप स्पेस प्रोड्यूस करोगे. जब स्पेस प्रोड्यूस होगी तो वो भी खुश होंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ करके दिखाया है. तो वर्क फॉर द नेशन, बी पेट्रियाटिक रहो हमेशा. सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये हो गए कि एक तो ट्रांसलेटरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ ज़ीरो हो, लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो. ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया. दूसरा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक तो स्टैटिक लीनियर इक्विलिब्रियम में और एक जो है डायनामिक है. स्टैटिक में सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो और बॉडी रेस्ट में हो. डायनामिक में सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो हो और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से जा रही हो. फिर इसके बाद जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, जिसको एंगुलर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होता है, ज़ीरो होता है. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं. और बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या करती हैं, रोटेट करती हैं. एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दूसरे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़मानत नहीं देती. अगर एक को ओबे करे दूसरा ओबे ज़रूरी नहीं कि वो ओबे करे. जिस तरह आपके पास कपल फोर्सेस में मैंने आपको बता दिया कि एक कंडीशन ओबे हो रही है और दूसरी नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह. लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. फिर मैंने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखती हैं वो दो हैं. मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस दैट कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम वो कितने हैं, तीन हैं. फिर मैंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर 3 equal forces can keep the body in equilibrium if the angle between each two is 120 degree. or lot of example I have given to you. Stay blessed, God bless you, take care of your parents, keep on watching my channel, subscribe my channel because it will boost me. तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सितंबर में हम दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगे और वही इंजॉयमेंट, वही एनर्जेटिक लेक्चर्स मिलेंगे आपको. इसमें तो मैं बड़ा रिजर्व सा रहता हूँ, उसमें तो आप बड़ा एनर्जेटिक होते हैं, आई टू आई कंटेक्ट होता है और आप लोगों के सवालात होते हैं और हमारे जवाबात होते हैं. तो वी आर एंजॉइंग देयर इन अ क्लास बट होपफुली यू विल आल्सो एंजॉय दिस. ठीक है. अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हम सबको सेहत दे और अल्लाह ताला ईमान के साथ हमें इस दुनिया से रुखसत फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. जज़ाकल्लाह.